हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और वो जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आज का वीडियो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं से आपका बेस प्रिपेयर होता है और बेस प्रिपेयर जिसका हो जाता है वही आगे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है आज की वीडियो का वो है ओम्स लॉ। आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द डेफिनेशन, यू शुड नो द एप्लीकेशन और रिस्ट्रिक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, रिस्ट्रिक्शन और एप्लीकेशन की बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए, जब भी हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसी कंडक्टर के दोनों किनारों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हम किस तरह से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इन दिस वे। तो हमारे पास एक करंट फ्लो होती है, जो करंट होती है उस कंडक्टर में से होकर फ्लो होती है। अब ये जो करंट होती है, करंट डिपेंड करती है किस पर, वोल्टेज पर। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के ऊपर एक फॉर्मूला बताया था जो कि था लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हमने देखा था R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, जहाँ पर L क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ होती है, और A क्या होता है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल था और रेजिस्टेंस एरिया के रेसिप्रोकल था। इट मीन्स अब हमारे पास जो ओम्स लॉ कहता है वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर की यदि फिजिकल स्टेट्स को ना चेंज किया जाए, तब उस कंडीशन में हमारे पास जो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है वो उस पर अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखिएगा, जो आपसे चीज़ बताई जा रही है आपको ऐसे ही याद रखनी है। यानी कि जब किसी कंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई होती है तो उसमें करंट फ्लो होती है, तो जो फ्लो होने वाली करंट है वो इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो यहाँ से जो हमने बात की है लेंथ और एरिया की, लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंसी है। अब किसी भी कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो होती है टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, या फिर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर हमारे पास लेंथ और एरिया में भी फर्क पड़ता है। लाइक कोई भी आप रबर बैंड के अगर एग्जांपल लें, रबर बैंड का एग्जांपल है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इस रबर बैंड के लेंथ में और एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज होगा। तो इस चेंज होने की वजह से ये R जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ओम्स लॉ जो कहता है वो ये कहता है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर remain constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied on it.
यानी कि हमारे पास क्या है, जो हमने कंडक्टर लिया है उसमें जो करंट फ्लो होगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम यहां से इसके लिए बोलते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आपके पास आता है I इज इक्वल टू 1/R और V। I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है 1/R इंटू V। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो V इज इक्वल टू IR, ये आपके पास रिलेशन आता है। पर ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा जब ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ में हमेशा बताना होता है I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज प्रोपोर्शनल टू V। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें ये ऑप्शन रहते हैं और आप यूजुअली उसको गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो यूजुअली आपको क्या करना है, I प्रोपोर्शनल टू V, नॉट V प्रोपोर्शनल टू I, बिकॉज यहां पर जो डिपेंडिंग क्वांटिटी है दैट इज I डिपेंड कर रहा है V पर, I डिपेंड कर रहा है V पर। यहां पर अब हमने बात की R, यहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो R अगर कांस्टेंट है तो यहां पर द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो कहता है वो ये कहता है कि लेंथ अगर चेंज होगी, एरिया अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हमारे पास ओम्स लॉ में R एक कांस्टेंट आता है और R को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो लाइन है, जो स्पेसिफिक लाइन हमने इसमें जोड़ी है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहेंगी तभी उसका R चेंज नहीं होगा, और R अगर चेंज नहीं होगा तभी ओम्स लॉ फॉलो किया जाएगा या फिर ओम्स लॉ फॉलो होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब हमारे पास फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होंगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ के बारे में ये छोटी छोटी सी बातें थी। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ से जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हमने क्यों कहा I प्रोपोर्शनल टू V, देखिएगा। हमने एम्फेसाइज किया I प्रोपोर्शनल टू V पर, तो इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि कैसे I प्रोपोर्शनल टू V होता है। देखिए, आपने बहुत पहले या कभी भी आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, एक इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। जब आप इसको, ये किसकी, लाइन की इक्वेशन है, जब आप इसको एक ग्राफ पर शो करते हैं तो y जो क्वांटिटी है वो आप कैसे लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस को लेते हैं y क्वांटिटी, और x क्वांटिटी किसको लेते हैं, इस वाली एक्सिस को लेते हैं। तो ये x है और ये y है। अब इसमें से आप x की अलग अलग वैल्यू के लिए 1 2 3 4, इफ यू नो द क्वांटिटी m, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ m, अगर आपको m की वैल्यू मालूम है और x की वैल्यू आप इसमें अलग अलग डालते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलती है। इट मीन्स y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। और ये अगर डिपेंडेंट है तो हमने इसको y को यहाँ इस वर्टिकल एक्सिस पे लिया है और x को एब्सिसा लिया है, और x को एब्सिसा लेने पर x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू हमें मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू mx किसको शो करता है, एक लाइन को शो करता है, ये लाइन आती है और ये हमारे पास वैल्यू होती है m की। ठीक है, अब इसी चीज को हम रिलेट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ को जब इससे रिलेट करते हैं तो हमारे पास देखिए, जब आप किसी कंडक्टर पर आप क्या लगाते हो, सबसे पहले बैटरी तो लगाते हैं। जब आप उस पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी पर डिपेंड करती है करंट, तो करंट डिपेंडेंट हुई तो इट मीन्स I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, यानी कि करंट डिपेंडेंट है और वोल्टेज पर है, तो वोल्टेज को हम एब्सिसा लेते हैं, वोल्टेज, करंट को हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, करंट, और ये जो है यहां पर ये इसकी क्या है, टेंजेंट, यानी कि इसकी प्रवणता है। प्रवणता को हम क्या दिखाते हैं, इस लाइन से।
तो जब एक ये लाइन हमें मिलती है 1/r की वैल्यू जब एक लाइन के रूप में मिलती है, तब हम कहते हैं ये एक लीनियर 1/r यहाँ पर क्या है, इसकी प्रवणता है। तो यहाँ पर एक ये कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म में ये बढ़ती जाती है। तो हमारे पास i यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी और v यहाँ पर क्या है, एब्सिसा है, यानी कि इस पर ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी ओम्स लॉ को डिफाइन करना चाहते हैं तो ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर हमारे पास हमने बात की I प्रोपोर्शनल टू V की। तो आप ओम्स लॉ को I प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल टू V बाई R, V अपॉन I इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR, इन 4 तरीकों से ही बता सकते हैं। ओम्स लॉ को बताने के सिर्फ यही तरीके होते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी और तरीके से इसको बताते हैं तो वो गलत माना जाता है एग्जाम्स के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको ओम्स लॉ को डिफाइन करना है तो आपको कहना होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू V और करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और करंट इज इक्वल टू V बाई R। ये इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट, आप दूसरे तरीके से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कंडक्टर पर लगाए गए वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। या फिर करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन उस पर अप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आप बहुत सारे जो सर्किट आप आगे आने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसी रूल का यूज़ करते हैं, यानी कि ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन की बात करें, रिस्ट्रिक्शन के लिए आपका अगर कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज होता है, यहाँ पर करंट होता है, और करंट और वोल्टेज को आपको अगर इसी फॉर्म में दिया गया है तो ये रेजिस्टेंस में से कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा वाला है, कौन सा कम वाला है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी होता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेकर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू R1 और R2 में से ज़्यादा होगी। देखिए, आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप I इज इक्वल टू V अपॉन R करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो आती है 1/r, ये इसके रेसिप्रोकल में आती है, यानी कि I के रेसिप्रोकल में R आता है। यानी कि I जब ज़्यादा होगा तो R कम होगा और R अगर ज़्यादा होगा तो I कम होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ से हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R1 लिखते हैं, वैल्यू ऑफ R2 लिखते हैं, और R1 R2 की जो वैल्यू आएंगी या फिर हमें R का जो फॉर्मूला है अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I। तो हमें रेशियो निकालना है V अपॉन I का। तो हम V अपॉन I निकालना चाहते हैं तो V अपॉन I, सपोज ये वैल्यू ले लेते हैं हम। पहले जो हमारे पास ग्राफ है ये R1 है, इसके लिए ले लेते हैं। ये वैल्यू हमने ली 1 और यहाँ पर 1 ली जब हमने, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू आती है 1। अब यही वैल्यू यहीं पर हम देखें, अगर यहाँ पर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, I की 0.5 सपोज कर लेते हैं और ये वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर पॉइंट कितना आ रहा है, तो V अपॉन R करेंगे तो V कितना है 1, R कितना है 0.5, तो ये कितना आ जाता है 2। तो आपने देखा जब आप किसी एक पर्टिकुलर करंट के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो R और R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग मिली है और R2 के लिए आपको ज़्यादा मिली है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम 2 एम्पियर के लिए ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 2 एम्पियर के लिए ये वोल्टेज कितना आ रहा है, सपोज ये 1 और 2 के बीच में, ये 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये R1 के लिए कितना आएगा 0.75। R2 के लिए देखते हैं, R2 के लिए यहाँ से 2 एम्पियर है और ये कितना है
3, और ये क्या आएगा 3/1.5। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास R2 के लिए वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो ग्राफ V की तरफ होगा, इसी फॉर्म में अगर हमारे पास दिया हुआ है, वोल्टेज अगर एब्सिसा है, I अगर y एक्सिस की तरफ है, तो हमारे पास ये वाला जो ग्राफ होगा जो कि V की तरफ झुका रहेगा, वो हमेशा ज़्यादा वाले रेजिस्टेंस का होता है। और इन द सेम वे अगर ये उल्टा दिया हुआ है आपको, अगर वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है, करंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो ग्राफ ऊपर की साइड होगा यानी कि वोल्टेज की तरफ जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, जैसे कि आपको बताया गया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के उल्टे होते हैं। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस का लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताते हैं R = ρ/L/A, तो यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टिविटी। सो अगर आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस को जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आएगा और आप इसको एक नई टर्म से दिखाते हैं G = 1/ρ/A/L, और यहाँ पर 1/ρ को आप कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसको दिखाते हैं हम सिग्मा से, G = सिग्मा टाइम ऑफ A/L। सो जैसे कि आपने रेजिस्टेंस की यूनिट बताई थी ओम होती है, तो कंडक्टेंस की जो हमारे पास यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी 1/ओम, या फिर ओम का उल्टा कर देते हैं, इस तरह का साइन इसके लिए बनाया जाता है, और इस साइन को कहा जाता है मोह। इस साइन को कहा जाता है मोह, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है मोह। इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा जो है वो दिखाता है हमारे पास कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी आप रो का जो मेजरमेंट हुआ था वो ओम मीटर में हुआ था, और इसका मेजरमेंट होता है सीमेन/मीटर, यानी कि इसकी यूनिट होती है सीमेन/मीटर। नेक्स्ट आपके पास आता है, देखिए आपके पास जब कोई सर्किट बनाया जाता है तो उस सर्किट में दो चीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं अगर उसमें बैटरी है आपके पास। एक होती है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेकंड होता है टर्मिनल वोल्टेज। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई बैटरी है। बैटरी कैसे बनाई जाती है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कुछ भी हो सकते हैं, जिंक, सपोज कॉपर। तो इसका जो वोल्टेज होगा, जितना ये वोल्टेज बनाएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। वो चेंज कब होती है, जब आप इसके इलेक्ट्रोड्स को ही चेंज कर दो या फिर इसका इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दीजिएगा। तो यानी कि जो कोई एक पर्टिकुलर सेल होता है उसकी एक निश्चित वोल्टता होती है, उसे कहा जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E से बताते हैं या फिर E से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करने की बात आती है तो आप ये कहते हैं कि कोई सेल जितनी भी टोटल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम इस बैटरी को सपोज कर लेते हैं किसी भी एक कंडक्टर के सिरों पर लगा देते हैं। जब इस बैटरी को हमने किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया, इसके अक्रॉस लगाने पर यहाँ से एक करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है, कोई भी सेल जितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उतनी ही डिलीवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, क्योंकि इसके अंदर भी खुद का कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किस वजह से?
इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की वजह से कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होता है, या फिर इन इलेक्ट्रोड्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसका टोटल रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये एक वैसा कॉन्सेप्ट हो गया जैसे कि अगर किसी किसान ने कोई गेहूं उगाए, सपोज उसके पास 4 क्विंटल मान लेते हैं, सपोज 100 kg थे सपोज। अब 100 kg तो वो सब मार्केट में नहीं बेच देगा, 100 kg में से उसके खुद के लिए भी कुछ रखना होता है, तो यानी कि वो खुद के लिए भी कुछ बचाकर तब आगे सप्लाई करता है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, जितना सेल प्रोड्यूस करता है उतना टोटल डिलीवर ना करके कुछ ना कुछ अपने लिए रख लेता है। अब वो वैल्यू जो होती है वो ड्रॉप कहलाता है, यहाँ पर इंटरनल ड्रॉप। जो इंटरनल ड्रॉप होता है उसके बाद जितनी वैल्यू कंडक्टर के पास पहुंचती है वो कहलाती है टर्मिनल वोल्टेज, वो कहलाती है टर्मिनल वोल्टेज। अभी देखिए हमारे पास सपोज कर लेते हैं टोटल वैल्यू ये 100 थी, इसने मार्केट में बेची सपोज 90 kg, तो इसके पास कितनी वैल्यू रही, यानी कि इसने कितना केजी चावल या गेहूं अपने लिए कितना बचाया, 10 kg। ये टोटल वैल्यू इन दोनों के समीशन के इक्वल है, 100 = 10 + 90। तो सेम यहाँ पर भी जितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था कोई भी सेल, यहाँ सपोज कर लेते हैं ये 100 था और इसने अपने लिए कितना रखा 10 और सप्लाई कितना किया 90, तो ये 90 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज होती है। ये क्या है, इसका इंटरनल ड्रॉप होता है। इंटरनल ड्रॉप को कहते हैं वी ड्रॉप इक्वल्स टू EMF। तो यानी कि EMF इक्वल्स टू VT प्लस और इंटरनल ड्रॉप V ड्रॉप, इंटरनल भी लिख लेते हैं हम इसको, E इक्वल्स टू VT प्लस V ड्रॉप इंटरनल। तो यहां पर ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होती है किसी भी बैटरी के लिए। अब आपको फाइंड आउट करना होता है ये टोटल EMF है कितना। तो आप EMF को जब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है, आप इसको ओपन सर्किट में फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स जब ओपन सर्किट में, देखिए जब करंट फ्लो होगी तभी तो ये ड्रॉप होगा, जब यहां पर करंट फ्लो होगी, सर्किट कंप्लीट होगा तब ये ड्रॉप होगा, तब ये ड्रॉप होगा तब ये हमारे पास आगे वोल्टेज सप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जब ये ओपन सर्किट होता है, उस कंडीशन में जब आप सेल के टर्मिनल्स पर मल्टीमीटर लगाकर उसका वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो दिखाता है EMF वैल्यू। और अगर ये सर्किट कंप्लीट है और आप इसके टर्मिनल्स को मल्टीमीटर से कनेक्ट करके आप इसकी वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तब ये दिखाता है आपके पास टर्मिनल वोल्टेज को। तो इस तरह से आप टर्मिनल वोल्टेज और EMF को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास सपोज कर लेते हैं E इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से हम डिनोट कर लेते हैं, टोटल जो करंट है वो I कर लेते हैं, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज VT लिख लेते हैं, तो VT प्लस I इंटू स्मॉल r। सो आप जब कैलकुलेशन करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका EMF, उसका टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आती हैं, बट इसके अलावा भी जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करना आपके लिए तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मात्रकों का यूज़ होता है और कौन कौन से कन्वर्जन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो कन्वर्जन मेथड और हमारे पास जो मूल राशियां हैं उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे पास मूल राशियों को हम देखते हैं कितनी होती हैं और उनको किस किस तरह से मेज़र किया जाता है, कौन सी पद्धति का हम यूज़ करते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। हमारे पास फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं जो कि फिजिक्स में डिफाइन हुई हैं वो अभी तक 7 हैं, लेकिन 2 और उसमें ऐड कर दी गई हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उनको कहा जाता है। तो पहली जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो मूल राशि है, वो कहलाती है
पहली क्वांटिटी है हमारे पास लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है टाइम, चौथी है धारा, पांचवी है ताप, छठी है ज्योति तीव्रता, सातवीं है द्रव्य की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप इसको मापते किन किन चीज़ों से हैं? लेंथ को मापते हैं मीटर में, मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में, ताप को मेज़र करते हैं केल्विन में, ज्योति तीव्रता को मेज़र करते हैं कैंडिला, और द्रव्य की मात्रा को मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास दो और क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसको मापा जाता है रेडियन में और इसको रेडियन में। तो ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, के साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के साथ ये 9 हो जाती हैं। तो इनका आप यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। आप इनको जो ये राशियां हैं इसको कहा जाता है SI सिस्टम, और MKS पद्धति भी कहा जाता है। MKS पद्धति में आप इनको लेकर चलते हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपको जब कैलकुलेशन वैल्यू, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे किस तरह से आपको किस चीज़ को कन्वर्ट करना होता है। इसी के अलावा आपको कन्वर्जन भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। कन्वर्जन के लिए आप इसके अलावा आपको कन्वर्जन के लिए एक आपको चार्ट बनवा के दिखाते हैं जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब किस क्वांटिटी को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो कन्वर्ट हो पाए। आप जब कन्वर्जन करते हैं तो इस चार्ट को अपने माइंड में बसा लेंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्जन करते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए, किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटीमिली। अब आपको किसी भी पद्धति में आपको यूनिट दे रखी हो, आप उसे दूसरी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी, आपको उसे दूसरी यूनिट में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज आपको दे रखा है 10 ग्राम्स में है, यहाँ पर लीटर और मीटर भी लिख लेते हैं। लीटर मीटर कुछ भी दिया हो, मीटर में हो, कन्वर्ट करना हो आपको ऐसी प्रॉब्लम कब आती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में आपको एरिया दिया रहता है, एरिया फिर लेंथ दी रहती है, आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख जाएंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज आपके पास 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। अगर आपको इसको डेसी में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए, जब भी आप राइट साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है उतनी जीरो से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको
इस तरफ जाना है तो आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे उतनी ही जीरो लगाकर। देखिएगा 10 मीटर को अगर आपको डेसी मीटर में चेंज करना है तो 10 मीटर और इधर जा रहे हैं इंटू 10, तो यहाँ देखिए 1 और 0 है ना, तो 10 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100 डेसी मीटर आ जाएगा, डेसी मीटर। अगर आपको यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 मीटर को कन्वर्ट करना है आपको सपोज मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए कितने स्टेप आगे जा रहे हैं 1 2 3, यानी कि 1 के आगे आपको 3 जीरो और लगानी है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 इंटू 1000, तो हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। सिंपल है। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो अगर आपके पास 1 मीटर है और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए 1 2 और 3 जीरो से आप डिवाइड कर देंगे 1 2 3, तो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हैं। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अगर आपने ये अपने माइंड में बसा लिया है तो इसके बाद आपके लिए कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि आपको हेक्टो, डेका, डेसी इन तीनों को अवॉइड किया जाता है, ये यूजुअली एग्जाम्स में नहीं आते। आपके पास किलो, सेंटी और मिली इन टर्म्स का ही यूज़ मैक्सिमम किया जाता है, या फिर इससे भी बहुत छोटी छोटी यूनिट होती हैं, या फिर इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट होती है जिनका आप यूज़ करते हैं। तो आप इसको तो ऐसे याद रख सकते हैं, और इससे छोटी यूनिट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इससे बड़ी यूनिट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। आप किलो के बाद जो बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है मेगा, गीगा और टेरा। देखिए किलो में आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 3, आपको अभी बताया गया 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है या फिर 10 की पावर 3 से हो जाता है। मेगा के लिए आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 6, यानी कि 1 2 3 1 2 3 10 की पावर 6। गीगा के लिए आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 से। इसी तरह से 10 की पावर 12 टेरा होता है, 1 2 3। तो आप 10 की पावर 6, 9 और 12 इन वाली यूनिट का भी आप मेगा, गीगा और टेरा इन वाली यूनिट का भी आप यूज़ करते हैं। सिमिलर वे में अगर आपको मिली से छोटी कोई भी क्वांटिटी यूज़ करनी है तो उसे हम मेज़र करते हैं, उन्हें हम लिखते हैं माइक्रो। यहाँ पर देखिए मेगा में होता है 10 की पावर 6 और माइक्रो में हो जाता है 10 की पावर -6। गीगा में होता है 10 की पावर 9, इसी तरह से नैनो में होता है 10 की पावर -9। टेरा में होता है 10 की पावर 12, इसी प्रकार से यहाँ होता है पीको में होता है 10 की पावर -12। और भी 2 यूनिट एक्स्ट्रा होती हैं पर उनके लिए आपका जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का आप यूज़ करते हैं जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं। सो जब भी आप कैलकुलेशन करें किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तो आपको ये वाला चार्ट याद आ जाना चाहिए, और आप इसके थ्रू आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और कन्वर्जन में आपकी ये हेल्प करेगा। इसी के साथ अगर आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस पर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से और भी टॉपिक्स समझा पाऊँ और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर कर पाएँ। थैंक यू।